ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग है ना रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, रेडियो एक्टिविटी का स्टेटिस्टिकल लॉ पढ़ रहे थे अपन कि रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है? जिन रिएक्शंस के प्रोग्रेस होने का रेट जो होता है टाइम के साथ, उनके रिएक्शन के होने का जो रेट रहता है वो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के ठीक प्रोपोर्शनल हो, ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वहां पर रिएक्शन का रेट जो है, रिएक्शन का रेट मतलब कि मान लो कोई एक्स न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई वाई में, प्लस कुछ रेडिएशन इमिट हो रहा है, प्लस सम रेडिएशन, कोई भी प्रोसेस हो रही है, अल्फा बीटा गामा कुछ हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसके बढ़ने का रेट, इसके बढ़ने का रेट कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लीजिए n है, तो टाइम के साथ n चेंज होते जाता है, dn by dt, क्योंकि n कम हो रहा होगा तो बाहर माइनस लगा दो, इसे बोलते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन और डीके, rate of reaction or decay. This rate of reaction is actually proportional to the number of nuclei present. यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। तो अपन ने बात करी थी कि जिस इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ डीके है वो n के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मेरे पास कुछ अंशुल का डाउट आ रहा है। अंशुल 2 मिनट रुको, पहले अपन ये देख लेते हैं फिर आपकी बात करते हैं, है ना। ये लास्ट क्लास में जो पढ़ा बस अपन रिकैप कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोई न्यूक्लियाई एक्स है जो सपोज रेडियो एक्टिव है, वो अनस्टेबल है, तो अपने आप ही वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, वो डॉटर न्यूक्लियाई वाई में कन्वर्ट हो गया। इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, है ना। ठीक है, बस अब इस रिएक्शन का रेट अपन कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है एन के नंबर जो भी है, मतलब एक्स न्यूक्लिया, एक्स के जो न्यूक्लियाई का नंबर है एन, उसके चेंज होने का रेट, ये प्रोपोर्शनल टू ए ही होता है। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था उसे अपन बोलते थे डीके कांस्टेंट। फिर इसको अपन ने इंटीग्रेट करके इक्वेशन भी बनाई थी, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम की इक्वेशन निकाल दी थी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम की इक्वेशन निकाल दी थी। वो न्यूक्लियाई का नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा, जिस समय पे वो आधा हो जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, वो आ जाती है टाउ एल इन टू। यहाँ पे टाउ क्या दिख रहा है? 1 बाय लैम्डा, है ना। और टाउ एल इन टू टाइम पर आधी हो जाता है न्यूक्लियाई का नंबर, विच इज एल एन टू बाय लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, टाइम की डायमेंशन t होगी तो लैम्डा की डायमेंशन 1/t होती है ना, ये भी अपन देख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ मैंने आगे वो चीजें कराई थी, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड मीन लाइफ, दिस 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। तो इसे एवरेज लाइफ क्यों बोलते हैं? चलो ये बात अपन क्लियर कर लेते हैं, है ना। एवरेज लाइफ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ को अपन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, अब ये नई चीज स्टार्ट करा रहा हूं मैं, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। देखो, जो भी न्यूक्लियाई जो ब्रेक हो रहे हैं उनका नंबर किसी समय पे मैंने माना है n, और इस समय पे dn by dt was lambda n। तो कितने न्यूक्लियस का ब्रेक हो गया वो आप लिख सकते हो ना इस समय पे, lambda n dt, है ना। एट टाइम t माइनस tn which is equal to lambda n dt, nuclei are being decayed। बताओ किसी समय पर कितने न्यूक्लियस का ब्रेक हो रहा है, कितने न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका नंबर मुझे मिल जाएगा। बताइए, ये चीज समझ में आई क्या? है ना, किसी जनरल टाइम t पर कितने न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं वो हमें मिल गया। अब ये सारे न्यूक्लियस जो अभी अभी ब्रेक हुए हैं ये इस समय तक तो प्रेजेंट थे, इस समय तक तो प्रेजेंट थे, और अभी अभी ये ब्रेक हो गए, तो ये टी टाइम इनकी लाइफ हो गई ना, ये टी टाइम तक प्रेजेंट है तो टी टाइम इनकी लाइफ हो गई। हम बोल सकते हैं हमने जब से देखना चालू करा तब से लेके अब तक ये प्रेजेंट है, ये 0 से टी टाइम तक प्रेजेंट है, तो 0 से टी इनकी लाइफ हो गई और टी टाइम पे अभी ब्रेक हो गई, है ना। तो दिस मच ऑफ न्यूक्लियाई हैज अ लाइफ टी। चलो, अब अगर आपसे कोई बोले एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस निकालो, एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस निकालो, एवरेज लाइफ, तो आपको कैसे निकालना चाहिए? किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? हमें लाइफ का एवरेज निकालना है, तो जितने भी न्यूक्लियस है सबकी लाइफ का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस।
यही करना चाहिए ना, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ऐसे करना चाहिए ना। अब सबकी लाइफ का सम कैसे निकाले? सम को अपन इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी अभी जितने न्यूक्लियस ब्रेक हुए हैं उनकी लाइफ टी थी, तो इनकी लाइफ का एडिशन हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू टी। ऐसे ही सबकी लाइफ को जोड़ना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये नंबर होना चाहिए सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। इसमें जो टी है वो 0 से इंफिनिटी तक बदल रहा है, ये होना चाहिए सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मैंने शुरू में n नॉट लिए थे तो n नॉट होना चाहिए। अच्छे से देखो, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई वो सबकी लाइफ का एडिशन, एडिशन इज इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? भाई टी लाइफ इतने न्यूक्लियस की थी, तो इन न्यूक्लियस की लाइफ को जोड़ोगे, टी 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 इतने टाइम ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। भाई मान लो 5 न्यूक्लियस की लाइफ आ रही थी 4 घंटे, तो 5 न्यूक्लियस की लाइफ 4 घंटे, तो 4 को 5 बार जोड़ोगे 5 into 4 ही बनेगा। तो डीएन न्यूक्लियस की लाइफ टी थी, तो उनकी लाइफ को जोड़ोगे तो ये नंबर बनेगा। ऐसे सबकी लाइफ को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन करना है। किसका? टी वेरी कर रहा है 0 to इंफिनिटी। ठीक है, अब निमित पूछ रहा है नेगेटिव क्यों लिया? भाई मैंने नेगेटिव नहीं लिया है, मैंने पॉजिटिव बनाया है उसको। डीएन न्यूक्लियाई का नंबर जो है ना उसका चेंज है। डीएन इज द चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। व्हाट शुड बी चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? इट शुड बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस कम हो रहे हैं ना। ठीक है, सो डीएन इज नेगेटिव, तो उसमें मैंने माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाया है। चलो, तो ये न्यूक्लियस का नंबर पॉजिटिव नंबर बनाया है मैंने इनटू टी। अब ये एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर कि क्या लिखा है मैंने? वेरी गुड। अब एक्सप्रेशन अगर क्लियर है तो उसके आगे का काम तो आपके बाएं हाथ तक हो गया, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आता है। तो आप इसको लिख सकते हो 0 to इंफिनिटी माइनस डी एन वॉस लेमडा एन डी टी होल थिंग डिवाइड बाय एन नॉट। But this n number of nuclei at any time can be represented in terms of n naught, है ना। ऊपर हो जाएगा लेमडा, n को लिख दिया n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये n का एक्सप्रेशन रखा मैंने, डिवाइड बाय n नॉट 0 से t, 0 से इंफिनिटी। चलो, अब ये इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया है, तो इंटीग्रेशन कौन करेगा? न्यूमरेटर में टी भी आएगा, हाँ न्यूमरेटर में टी भी था, सॉरी 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 सॉरी, ये टी था तो वो टी भी लिखना था मुझको, वो टी भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये टी अच्छे से लिख देते हैं अपन। हाँ, तो न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना पड़ेगा। टी इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन, है ना। तो हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो इसको, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो, सॉल्व करो, बस ये सॉल्व करने पे 1 बाय लेमडा आएगा, चेक कर लेना। मैंने तो कई बार करके चेक करा है, आप और चेक कर लेना 1 बाय लेमडा आता है कि नहीं। ठीक है, सो एवरेज लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई वो होती थी 1 बाय लेमडा, इसलिए इसको मीन लाइफ या एवरेज लाइफ बोलते हैं। चलो, ये लास्ट क्लास में नहीं देखा था अपन ने, तो आज अपन ने नई चीज देखी। एवरेज लाइफ क्यों बोलते हैं 1 बाय लेमडा को? क्योंकि वो आती है, न्यूक्लियाई की लाइफ का एवरेज निकालो तो 1 बाय लेमडा आता है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। चलो, हो गया क्या नोट? यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा मीन लाइफ क्या थी, और मैंने इसको मीन लाइफ पिछली क्लास में बताया था कि मीन लाइफ बोलते हैं। आज मैंने प्रूव भी कर दिया कि एक्चुअली मीन लाइफ क्या थी। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर लिया, आ गया आंसर, वेरी गुड, है ना।
अब अपन ने लास्ट क्लास में और भी चीजें देखी थी, तो मैंने आपको शायद सिक्वेंशियल डीके भी बताया था, है ना, शायद क्या, हाँ बताया था सिक्वेंशियल डीके। क्या मतलब था सिक्वेंशियल डीके का, वो देखते हैं वापस से। हाँ बीबी डिस्कशन भी करेंगे, है ना, हाँ वो भी करते हैं अपन देवेश, ठीक है। थोड़ा अपने जो हाथ में चल रहा है पहले ये कंप्लीट करें, फिर एक्स्ट्रा चीजें जो भी और है वो उस पाएंगे, ठीक। तो आपको मैंने ना सिक्वेंशियल डीके बताया था, तो एक्स न्यूक्लियस किसी वाई में कन्वर्ट हो रहा था, वाई न्यूक्लियस किसी जेड में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे, ठीक है। एक्स से वाई का कन्वर्जन का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, यहाँ डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। तो इस प्रोसेस में मैंने दोनों जो रिएक्शन हो रही थी, एक्स से वाई में कन्वर्जन, वाई से जेड में कन्वर्जन, इसको मैंने मान लिया था कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, होती है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। और मैंने मान लिया था जेड स्टेबल है, तो जेड से आगे कुछ भी नहीं बन रहा है। जेड से आगे आपको स्टेबल न्यूक्लियस होगा तो उसके आगे कुछ भी नहीं बनेगा। जो भी किसी भी रेडियोएक्टिव सीरीज का एंड प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होता है, तो आगे कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें हमने ना एक्स और वाई के न्यूक्लियस के नंबर कुछ शुरू में कुछ मान लिया था, और फिर मैंने टाइम के साथ इनकी इक्वेशन निकाली थी। तो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में कि मान लो कि एक्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 थे, वाई के 0 और जेड के 0 थे, ये t0 पर मान लो। फिर एट टाइम t एक्स के न्यूक्लियस का नंबर जो आया था वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, e पावर माइनस लेमडा टी n0 इंटू e पावर माइनस लेमडा टी आ गया था। y के न्यूक्लियस का नंबर क्या आया था, वो थोड़ा बड़ा इक्वेशन थी, आई थिंक वो ऐसी थी लेमडा n0 इंटू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 ई टू द पावर माइनस लेमडा 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 2। ऐसे ही आया था क्या, देखो जरा चेक कर लो। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स आ गया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाई आ गया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चेक करो तो ये ऊपर लेमडा 1 ही था क्या, है ना। हाँ अच्छा, एक्स में भी यहाँ लेमडा 1 लिखना चाहिए मुझको, ठीक है। अब जेड के न्यूक्लियस का नंबर भी तुम लिख सकते हो, जेड के न्यूक्लियस का नंबर भी लिख सकते हो, वो मैंने लिखा ना लिखा, वो मैंने आप पे छोड़ा था, है ना। जेड के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाई पता चल गया आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाई पता चल गया, उससे जेड के न्यूक्लियस का नंबर भी आप निकाल सकते हो। कैसे, मैंने बताया था कि डी एन जेड बाई डी टी इट वॉज नथिंग बट लेमडा 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई, तो इसको इंटीग्रेट करके तो हम ये भी निकाल सकते हो। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके ग्राफ व्राफ क्या होंगे, बताओ। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो एक्स के न्यूक्लियाई तो टाइम के साथ कम ही होते जाएंगे, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स का ग्राफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई का ग्राफ भी पूछ लेते हैं लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई का ग्राफ भी पूछ लेते हैं विद टाइम। तो ये कैसा आना चाहिए, बताओ जरा, ये कैसा आना चाहिए, कुछ सोचो इस इक्वेशन को देख के कि किस तरह का ग्राफ दिखना चाहिए। रचित बोल रहा ऑलमोस्ट सेम, नहीं रचित, गलत जवाब। increasing concave downwards, just like we did in terminal velocity in 11th. Increasing concave downwards, negative to positive, like in RC circuit. यार इक्वेशन देखो ना अच्छे से, ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इक्वेशन में देख के t इक्वल टू 0 पर बताओ, 0 होगा, है ना, बिल्कुल सही 0 होगा, ठीक है। फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, t को इन्फिनिटी डालो तो क्या होगा, 0 हो रहा है, ठीक है। भाई स्टार्टिंग में 0, इन्फिनिटी पे 0, बीच में देख लो क्या है, स्टार्टिंग में देख लो इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देख लो। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, सही बात है ना। चलो
तो अब इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आया आपको? हाँ, मैक्सिमा है बीच में, है ना? दिख रहा है साफ साफ कि ग्राफ के बीच में एक मैक्सिमा आ रहा है। तो किस समय मैक्सिमा है? हमारी ड्यूटी बनती है ढूंढना टाइम फॉर मैक्सिमा, तो टी मैक्स वो ढूंढो, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई मैक्सिमम कितना होगा ये भी ढूंढो। ऑफकोर्स आपकी जवाबदारी बनती है अब तो ये, ठीक है? चलो वेदांत नहीं बेटा, इतनी जल्दी मत करो, इट्स नॉट गोइंग टू बी टाउ LN2, है ना? इतने जल्दबाजी मत करो, नॉट टाउ LN2, ठीक है? चलो, तो शांतनु ने टाइम बता दिया मुझको, ठीक है? डिफरेंशिएट करके 0 ही करना है बस, तो टाइम आ जाएगा किस टाइम पर मैक्सिमम आने वाला है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी आपको मिल जाएंगे, वो टाइम रख दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी मिल सकते हैं। चलो, तो ये डिफिकल्ट है कि आसान है इसका टाइम निकालना मैक्सिमा होने के लिए? मुझे लगता है सिंपल है बहुत, है ना? इजी है, ठीक है? तो फटाफट बताओ। यस, यार काफी अजीब अजीब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यार, मेरे को ही करना पड़ेगा लगता है। डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 0, टी फॉर टी मैक्स d n y by dt is equal to 0. This implies that सारे कांस्टेंट तो पहले 0 कर दिए, है ना? e की पावर माइनस लेमडा 1 t इंटू लेमडा 1 माइनस, बीच का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, प्लस लेमडा 2 e की पावर माइनस लेमडा 2 t इक्वल टू 0. तो दिस इज गोइंग टू बी, इसको उधर ले जाओ, लेमडा 1 e की पावर लेमडा 1 t माइनस में इज इक्वल टू लेमडा 2 e की पावर माइनस लेमडा 2 t, ठीक है? ये वाला टर्म उधर लेके आओ, तो उधर भेज दो, तो e की पावर माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी इज इक्वल टू लेमडा 2 बाय लेमडा 1, ln ले लो, तो टाइम हो रहा है मेरे पास log ऑफ लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको, या ऐसे रहने दो। ये आ गया आंसर, ये वो टाइम आ गया जिस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई मैक्सिमम होंगे, वो टाइम आ गया जिस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई मैक्सिमम होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई मैक्सिमम होने का टाइम आ गया। अब कितना मैक्सिमम होगा वो नंबर भी निकालना पड़ेगा, तो एन वाई मैक्स, टाइम को बस ये सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है? तो एन नॉट लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 होल थिंग इनटू e की पावर माइनस लेमडा 1 इनटू टी, टी को लिखोगे ये लॉग वाला एक्सप्रेशन, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा 2 टी, टी को लिखोगे ये लॉग वाला एक्सप्रेशन, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। सर ये, हाँ बोलिए सर, वो लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 वाली टर्म ln के अंदर जाएगी क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ln के अंदर नहीं आएगी। हाँ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कहा यार, जल्दबाजी में मैंने भी गलती कर दी यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलो, तो अब सही हो गया क्या? अब ठीक हो गया? हाँ ठीक है, अब बच्चे लिख भी रहे थे मेरे को, मैंने पता नहीं मेरे मैसेज पे ध्यान ही नहीं जा रहा था इधर, ठीक है? चलो, तो अपन ने टाइम को भी थोड़ा सही कर दिया, वो मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी,
log ऑफ दिस आएगा, फिर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 तो नीचे आएगा, है ना। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करें अपन, इसके अंदर देखो जो ये लेमडा वाले जो एक्सप्रेशन है वो पावर में ले जाओ दोनों तरफ, e की पावर समथिंग है तो उसको नीचे लेके आ जाना आप, है ना। एन वाई मैक्स हो जाएगा एन नॉट लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस लेमडा 1 तो उसको पावर में ले जाओ, ये पूरा नंबर इधर मल्टीप्लाई वगैरह करके उसको पावर में ले जाना, ठीक है। तो ये आ जाने वाला है मेरे पास, माइनस है तो प्लस करने के लिए उल्टा कर देता हूँ मैं, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 कर देता हूँ और इसकी पावर आ जाएगी लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। सेकंड नंबर हो जाएगा, माइनस है तो इसको भी इन्वर्ट कर देता हूँ, लेमडा 1 बाय लेमडा 2, ठीक है। और पावर में आ जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ठीक है। सही है क्या? चलो अब पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, नंबर सेम है, तो कुछ इसमें से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा, है ना। या फिर ठीक है ऐसे ही रख लो, मतलब थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करो, अगर हो जाए तो ठीक है। यहाँ से आप पे छोड़ देता हूँ, है ना। इसके बाद एक्सप्रेशन आप पे छोड़ दिया। एग्जाम्स में थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए, बिकॉज वो हम कई बार डाटा दे देते हैं, लेमडा की वैल्यू दे देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, लेमडा की वैल्यू रहेगी तो थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज फिर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेंगे, ठीक। चलो तो हमने अब सिक्वेंशियल डीके के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाई के न्यूक्लियर का नंबर बीच में मैक्सिमम होता है, किस समय मैक्सिमम होता है, कितना मैक्सिमम होता है, ये भी देख लिया, है ना। अब ये जो टाइम आया है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टाइम लेमडा 2 बाय लेमडा 1, नीचे भी लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 है, तो लेमडा 2 बड़ा होना चाहिए लेमडा 1 से, टाइम सही आने के लिए लेमडा 2 बड़ा होना चाहिए लेमडा 1 से। उल्टा हो गया तो, उल्टा हो गया तो, उल्टा हो गया तो मान लो लेमडा 1 छोटा हो गया लेमडा 2 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, है ना। फिर भी टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ठीक है। हाँ तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा 2 लेमडा 1 कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक फिक्स टाइम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो हमेशा ही मतलब एक है ना रियल टाइम आएगा जिसमें हमें बीच में नंबर ऑफ न्यूक्लियर मैक्सिमम मिलेंगे। अब लेमडा 2 मान लो बहुत बहुत बड़ा है लेमडा 1 से, लेमडा 2 बहुत बहुत बड़ा है लेमडा 1 से, तो क्या होगा, लेमडा 2 अगर बहुत बहुत बड़ा है लेमडा 1 से तो क्या होगा, लेमडा 2 बहुत बहुत बड़ा है लेमडा 1 से तो क्या होगा, लेमडा 2 अगर लेमडा 1 से बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको कुछ अप्रोक्सीमेट वगैरह कर सकते हैं क्या, लेमडा 2 अगर बहुत बड़ा है लेमडा 1 से, कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर। नीचे से तो लेमडा 1 निग्लेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा 2 बचेगा, और न्यूमरेटर में भी कुछ उसको अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ना, लॉग की सीरीज सीरीज कुछ बना के, इसको इनवर्स ले लो, माइनस बाहर ले लो, इनवर्स करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर ऐसा मत कर देना कि लेमडा 1 को निग्लेक्ट कर देना, वो डिवीजन में है, वहां लेमडा 1 को निग्लेक्ट मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि लॉग लेमडा 2 ही बच जाएगा बस, ठीक है, ऐसा मत कर देना। न्यूमरेटर में प्लस माइनस में तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं कर सकते एक टर्म को निग्लेक्ट, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा सा सीरीज को थोड़ा इजी करके सॉल्व करना और चेक करना क्या आता है, ठीक। कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती है तो अभी मैं नहीं बता रहा, थोड़ा आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ऊपर वाले टर्म को सेपरेट करके लिमिट लगा लेना पूरी, मतलब तुम तो लिमिट लगा के देख लेना, ये एक्सप्रेशन है, इसमें लेमडा 2 लेमडा 1 से बहुत बड़ा है, इसकी लिमिट लगा लेना, और एक बार लेमडा 1 बड़ा है लेमडा 2 से, इसकी लिमिट लगाना और देखना कि क्या होता है, ठीक है। चलो वो मैंने आप पे छोड़ा। तो ये अपन ने सीखा सिक्वेंशियल डीके। अब सिक्वेंशियल डीके का कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, सिक्वेंशियल डीके के कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, वो समझते हैं। वेरिएशंस इन सिक्वेंशियल डीके, वेरिएशंस इन सिक्वेंशियल डीके।
वेरिएशंस इन सीक्वेंशियल डीके। तो कई बार है ना क्वेश्चन इजी करने के लिए हमें बोल देते हैं कि x से y का बनने का रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट r से बन रहा है, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया। x के न्यूक्लियस से y बनने का रेट कांस्टेंट दे दिया ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए, समझे? कभी कभी क्वेश्चन आसान करने के लिए हमको एक प्रोसेस जो होती है ना x से y बनने की, उसको कांस्टेंट रेट से और ही बता देते हैं। y से z बनने का रेट जो है वो तो चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन पहली जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है। तो क्या होगा, तो x के न्यूक्लियस का नंबर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो किसी टाइम t पर देखेंगे तो x के न्यूक्लियस का नंबर बचेगा n0 माइनस rt, सिंपल, r रेट से y में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब y के न्यूक्लियस के चेंज होने का रेट अगर निकालोगे तो r रेट से तो बन रहे माइनस लेमडा, इसको सिर्फ लेमडा बोल दो, अब लेमडा टू की जरूरत नहीं है, लेमडा इंटू एन वाई, इस रेट से वो टूट भी रेट जेड में, समझे? ये बात समझ में आई है ना? थोड़ा सा आसान हो गया। आप देखो x से y बनने का रेट तो कांस्टेंट है, y के इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है, और y के z में कन्वर्ट होने का रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो नेट y के नंबर के चेंज होने का रेट, ये इक्वेशन बनेगी। सभी बच्चे देखिए, इज इट क्लियर? चलो ऋत्विक को तो क्लियर है, वेरी गुड, तो हमको भी क्लियर है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इजी बन चुकी है ये, तो इसको डी एन बाय अपॉन आर माइनस लेमडा एन वाई इज इक्वल टू डी टी कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, 0 से t टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई y, पहले 0 थे, मैंने 0 माने शुरू में, और बाद में एन वाई हो गए, मान लो। अब तो इंटीग्रेशन आसान है, ऐसा कई बार करा है, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन, तो लीनियर लॉग ऑफ लीनियर आ जाता है, माइनस लेमडा को डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा, लॉग में r माइनस लेमडा एन वाई, लिमिट लगा दोगे तो नीचे r भी आ जाएगा, इक्वल टू t बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस लेमडा उधर ले जाओ, इधर r से डिवाइड कर दो, 1 माइनस लेमडा बाय r एन वाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा t, ये उधर लाओ ये उधर लाओ, तो एन वाई इज इक्वल टू r बाय लेमडा 1 माइनस e पावर माइनस लेमडा t। देखो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये इक्वेशन बस इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आ गई, तो y इंक्रीज हो रहा है विथ रेट r, x से y के बनने का रेट कांस्टेंट है, तो y के बनने का रेट कांस्टेंट है, और y के ब्रेक होने का रेट क्या होगा, y से z बनने का रेट जो है वो होगा लैम्डा एन वाई, है ना? क्लियर? बस चलो, तो अब एन वाई के नंबर आप देख लो कि क्या इक्वेशन आ रही है, धीरे धीरे टाइम बढ़ने पे कांस्टेंट होने वाला है ये, एक टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा कांस्टेंट हो जाएंगे, ऐसा एक समय के बाद क्या होगा, न्यूक्लियाई वाई इतने हो गए कि जो उनके टूटने का रेट है और बनने का रेट है बराबर हो गया, है ना? ये दोनों बराबर हो गए तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो जब r इक्वल टू लेमडा एन वाई हो जाएगा तो एन वाई की वैल्यू r बाय लेमडा आएगी, देख लो r बाय लेमडा आ रही है, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एन बाय r बाय लेमडा आ रहा है। तो ऐसा कुछ आसान क्वेश्चन भी कभी कभी दे देते हैं हमको, जिसमें ना एक फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो 0 ऑर्डर कर देते हैं, ठीक? चलो ये सब देख लो, कहीं कोई समस्या? ये स्टेप भी अच्छे से क्लियर है सबको, मैंने कैसे लिखी थी? गगनदीप, इज दिस क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़ते फिर। अब सीक्वेंशियल डीके के बाद नेक्स्ट चीज हमको समझना है पैरेलल डीके। पैरेलल डीके मैंने आप सबको एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो, तो कभी कभी कोई न्यूक्लियाई दो चीजों में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक साथ नहीं, ऑफ कोर्स एक साथ नहीं, एक ही न्यूक्लियस रखा है, उसमें से कुछ न्यूक्लियाई कुछ और बना रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई कुछ और बना रहे हैं, ऐसा भी होता है ना? एक्स न्यूक्लियाई
y में भी कन्वर्ट हो सकता है, z में भी कन्वर्ट हो सकता है। दो तरह से कन्वर्जन पॉसिबल होता है ना, ऐसा देखा था क्या आपने? रेडियो एक्टिव डीके दो तरह का पॉसिबल है, ठीक है। एक्स न्यूक्लियस y में भी कन्वर्ट हो सकता है, z में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट होगा हमें नहीं पता, पर दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, आपको जो मैंने वीडियो शेयर करा था उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें ऐसे केसेस थे, ठीक है। इस तरह के डीके प्रोसेस को बोलते हैं पैरेलल डीके। पैरेलल डीके, अगर मैं T0 पर x के कुछ न्यूक्लियाई लेके बैठ जाऊं, तो थोड़ी देर बाद y और z के थोड़े थोड़े न्यूक्लियस मिल जाएंगे अपन को। कुछ न्यूक्लियस x के y में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ न्यूक्लियस x के z में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो y और z के कुछ कुछ न्यूक्लियस थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। मान लो y और z के शुरू में 0 0 न्यूक्लियस थे। एट टाइम t x के न्यूक्लियस का नंबर हो गया nx और y के न्यूक्लियस का नंबर ny और z के न्यूक्लियस का नंबर हो गया nz, ठीक है। रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। तो x से y बनने का रेट λ1, x से z बनने का रेट λ2 है, ठीक है। x से y बनने का रेट λ1 और x से z बनने का रेट λ2 है। तो x का नेट रेट ऑफ चेंज क्या होगा पहले तो ये लिखे। तो नेट में x के न्यूक्लियस तो कम होंगे टाइम के साथ, dnx by dt। x y में भी कन्वर्ट हो रहा है, z में भी कन्वर्ट हो रहा है। x से y बनने का रेट होगा λ1 nx, x से z बनने का रेट होगा λ2 nx, λ2 nx। और इन दोनों का सम y के बनने का रेट और z के बनने का रेट का सम करोगे तो नेट x के कम होने का रेट आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये नेट रेट लिख रहा हूं मैं जिससे x कम हो रहा है ना। y के बनने का रेट जो होगा इट मस्ट बी λ1 into nx, z के बनने का जो रेट होगा इट मस्ट बी λ2 into nx। और जो इन दोनों के बनने का रेट है उनका सम करो तो x के ब्रेक होने का रेट आ जाएगा। ये देखो इक्वेशन समझ में आई क्या? अच्छे से देखिए, चलो सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है ना। तो अब हम यहाँ पर λ1 λ2 को कॉमन ले ले, λ1 सॉरी nx को कॉमन ले ले, तो λ1 प्लस λ2 इंटू nx, ये इक्वेशन बच जाएगी। यार ये तो ऐसा हो गया ना जैसे लैम्डा इफेक्टिव λ1 प्लस λ2 है। दिस इज जस्ट लाइक कि लैम्डा इफेक्टिव इस λ1 प्लस λ2 है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x वो आ जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी, ये आ जाएगा। बस λ1 प्लस λ2 ऐड ही तो हो गए। तो हाफ लाइफ अगर कोई पूछे आपसे इफेक्टिव हाफ लाइफ वो होगी ln2 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव, है ना, विच इज λ1 प्लस λ2, ठीक है। कभी कभी फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ दे देते हैं अपन को, इसके हाफ लाइफ दे देते हैं। टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन वो होगी ln2 अपॉन λ1, टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन वो होगी ln2 अपॉन λ2, ठीक है। टी हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एंड टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन हमको दे देते हैं और हमसे पूछ लेते हैं कि नेट रिएक्शन का टी हाफ क्या होगा। तो लैम्डा इफेक्टिव वाज λ1 प्लस λ2। यहां से हम देख सकते हैं लैम्डा और हाफ लाइफ इनवर्स में होते हैं, तो 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव वो जाएगा 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन प्लस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है, बिल्कुल सही। पैरेलल जैसे ऐड करना होगा टी हाफ को, बिल्कुल सही। तो पैरेलल डीके समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजी है। तो सीक्वेंशियल डीके के कंपेयर में एक्स वाई पे भी बन सकता है, जेड में भी बन सकता है। एक्स का वाई में कन्वर्जन, जेड में कन्वर्जन का डीके कांस्टेंट दिया है आपको। तो मैंने टोटल नेट एक्स के चेंज होने का रेट लिख लिया, उसका मैंने डीके कांस्टेंट लिख दिया, हाफ लाइफ का रिलेशन लिख लिया, ठीक है। इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और वाई कितना कितना आएगा, कितने कितने बन जाएंगे।
तो वो भी निकाल सकते हो भाई। इनके जो भी नंबर बनेंगे उनका रेशो λ1/λ2 होगा ना। यहाँ से देखो ny/nz, इसका रेशो λ1/λ2 होगा, प्रोवाइडेड इनिशियली वो 0 नंबर में है ना। देखो इनको डिवाइड कर दो, अगर इन दो इक्वेशन को डिवाइड करो, दो इक्वेशन को, तो dny/dnz was λ1/λ2, तो इंटीग्रेट करके ny/nz इस λ1/λ2, और कितना इनका टोटल नंबर बनेगा वो वही होगा जो x के नंबर में डिक्रीमेंट आया। x के नंबर में जितना डिक्रीमेंट हुआ वो इन दोनों के नंबर का सम होगा। ये चीज समझ में आई क्या? x इज कन्वर्टिंग इनटू y एंड z, x में जितनी कमी आई वही तो y और z में गई होगी, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने कम हो गए x के, दैट मस्ट बी ny प्लस nz। ny प्लस nz इज नोन टू यू, एंड ny एंड nz का रेशियो भी पता है, दो नंबर का सम पता है, दो नंबर का रेशियो पता है, क्या वो दो नंबर बता सकते हो? हाँ, है ना, बिल्कुल सही। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ फिर, दो नंबर का सम पता है, उनका रेशियो पता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, वो क्योंकि λ1 के प्रोपोर्शनल था तो वो होना चाहिए λ1/λ1 प्लस λ2 इंटू जितना x के नंबर में कमी आई वो थी n0 माइनस किसी समय पे x का नंबर जो बचा है वो, दैट इज n0 माइनस λ इफेक्टिव t। ये होगा ny का नंबर, और nz लिखने के लिए ऊपर λ2 कर दो बस, λ2/λ1 प्लस λ2, है ना। जो रेशो है, रेशो के दो नंबर का सम करो, उससे डिवाइड करो, ny लिखने के लिए ऊपर λ1 लिख दो, nz लिखने के लिए ऊपर λ2 लिख दो, और जो उनका नंबर का सम था ny प्लस nz वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज n0 माइनस n0 इंटू e की पावर माइनस λ इफेक्टिव इंटू t। तो अच्छे से देखो मैंने कैसे लिख दिया, ny और nz समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि ny और nz का सम होगा ये, ठीक है। इनिशियली x के नंबर n0 थे, बाद में बचे जो है, बाद के बचे हुए नंबर ये है, तो शुरू के नंबर n0 माइनस बाद का नंबर, ये डिक्रीमेंट हुआ x के न्यूक्लियस का, जो x के न्यूक्लियस का डिक्रीमेंट है दैट मस्ट बी द सम ऑफ ny प्लस nz। तो सम ऑफ ny प्लस nz को मैंने λ1 λ2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। हाँ, कल भी करा था यह बनने, बिल्कुल सही। तो पैरेलल डीके में जो चीज आपसे पूछ सकते हैं ना, सब मैंने, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ करा दिया है, ठीक है। सिक्वेंशियल डीके हो गया, पैरेलल डीके हो गया, तो आई थिंक अपना रेडियो एक्टिविटी की सारी चीजें हो चुकी है, ठीक। अब आ जाते हैं कुछ अंशुल का कोई डाउट आया था, तो अंशुल आपका क्या डाउट था उस पर आ जाते हैं अपन। अब वो मैसेज तुम्हारा बहुत पहले चला गया, हाँ लिख लो लिख लो। अंशुल आपका डाउट भेज दो, आज क्या शुरुआत में बात करना चाह रहे थे आप? अंशुल आपका क्या मैसेज था, फिर से भेज दो यार। क्या डिस्कशन की बात बोल रहे थे? चलो आ गया मेरे पास। सर BB7 के क्वेश्चन 11 में एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी बट उसके बाद भी आंसर नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन 13, सॉरी BB7 का क्वेश्चन 13, ठीक है। काय का मॉडर्न का ना, मॉडर्न का BB7 ना, यस ठीक है। BB7 का क्वेश्चन 13, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग डीके स्कीम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग डीके स्कीम। अच्छा हाँ अंशुल, इसमें यार आपने जो Q वैल्यू निकाली है रिएक्शन की, है ना, उसमें पहले आपने गलती करी थी। आई थिंक वो आप समझ गए कि C स्टार और C12 का मतलब क्या है।
ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्यू वैल्यू निकालो। नाइट्रोजन का 12 का आपको एटॉमिक मास दिया है, कार्बन 12 का एग्जैक्टली 12 mu होता है, तो नाइट्रोजन 12 का एटॉमिक मास माइनस कार्बन 12 का एटॉमिक मास करोगे, अच्छा उसमें एक इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ होगी, एटॉमिक मास में एक इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ होगी, उसको ध्यान रखना। 2 मिनट में आपको लिख के बताता हूँ बोर्ड पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों से बहुत गलतियां होती है। तो नाइट्रोजन 12 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन 12 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और दो कार्बन 12 जो बना था ना वो एक्साइटेड स्टेट में था, तो वो नॉर्मल स्टेट में आने के साथ साथ एक फोटोन भी निकल रहा है, और फोटोन की एनर्जी 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है हमको। ठीक है, अब हमें एटॉमिक मास दिया है और मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल निकालना है ना। चलो हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल जो होती है, बीटा पार्टिकल जो निकल रहा है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो हो सकती है जो क्यू वैल्यू माइनस गामा की एनर्जी, जो रिएक्शन की क्यू वैल्यू है वही टोटल एनर्जी रिलीज हो सकती है, उसमें से कुछ गामा फोटोन ले गया, गामा फोटोन इतनी एनर्जी ले गया, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है बीटा पार्टिकल लेके जा सकता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ई प्लस जो हो सकती है रिएक्शन की क्यू वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, क्योंकि गामा फोटोन की एनर्जी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू से आती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कुछ गलती थी क्या किसी भी बच्चे की? ठीक है ना, तो जो टोटल रिएक्शन की क्यू वैल्यू है ना वही जाती है इन सबकी काइनेटिक एनर्जी और गामा को भी। अगर गामा नहीं निकलता तो सबकी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्यू वैल्यू होती, पर गामा भी निकल रहा है तो गामा फोटोन कुछ एनर्जी क्यू वैल्यू में से ले जाएगा और बची एनर्जी सिस्टम में बटेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब आपको क्यू वैल्यू कैसे निकालना है उसमें भी यहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6 होता है, तो जब क्यू वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ कार्बन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको है ना इन दोनों के एटॉमिक मास दिए, अच्छा कार्बन के मास के साथ साथ यहाँ पे पॉजिट्रॉन का मास भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट में पॉजिट्रॉन भी तो बना है, तो उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, वो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात? ये मास का डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर करके क्यू वैल्यू आएगा। क्यू वैल्यू समझ में आई क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। गामा ये जो एंटी न्यूट्रिनो होता है ये लगभग लगभग मासलेस होता है, इसका मास लगभग 0 होता है, मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, चलो हाँ, इलेक्ट्रॉन बनाने हो गए ना पॉजिट्रॉन की वजह से, पता नहीं तो हम क्या लिख रहे हो आप समझ नहीं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए पॉजिट्रॉन की वजह से, हाँ वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रोजन 7 का अपन को क्वेश्चन में मास दिया है वो एटॉमिक मास है, नॉट न्यूक्लियर मास, तो न्यूक्लियर मास कैसे निकालेंगे इसका? तो जो एटॉमिक मास दिया है उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी नाइट्रोजन 7 का मास दिया है, क्या दिया है वो लिखो, कितना दिया है एएमयू में लिख देते सबको, वेट 12.01 8613 एमयू, ये नाइट्रोजन 7 का मास है, इसमें से मुझे 7 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके न्यूक्लियस का मास आएगा, क्योंकि ये तो एटम का मास दिया है, एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास विल गिव यू न्यूक्लियर मास। ये बात समझ में आई? शांति, जल्दबाजी नहीं, मैं एक एक चीज जो बता रहा हूँ वो समझते जाओ। तो मैंने नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास लिखा, मुझे माइनस करना है कार्बन के न्यूक्लियस का मास। अब कार्बन के न्यूक्लियस का मास कितना होता है, उसके एटम का मास आपको पता है 12 एमयू है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कार्बन 12 के एटम न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो उसके एटम का मास 12 एमयू होता है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्टेड स्टेट में है लिखा हुआ है।
ठीक है। अब क्योंकि ये सब चीज एएमयू में आ गई इसलिए इंटू 931.5 कर देना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करो, देखो तो ये जो नाइट्रोजन 7 का मास था उसमें 7 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का मास वो सब्ट्रैक्टेड लिखा है, तो क्या बचेगा 12 माइनस ये करोगे तो 0.018613, 12 में से इसको 12 को माइनस कर दिया, -7 + 6 -1 और -2, तो -2 इलेक्ट्रॉन का मास बचेगा। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हाँ, कौन बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए? कहीं बैलेंस हो रहे क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं हो रहे ना, 2 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो। चलो, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में जो होता है वो अपन को याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं वो तो क्वेश्चन में कई बार दिया ही रहता है, वो होता है 0.00055 एएमयू, 0.055 एएमयू। ठीक है, ये रखो यहाँ पर और फिर इसको सही ले लो और सॉल्व करो। ये क्यू वैल्यू निकलेगी और क्यू वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब भी बीटा डीके होते हैं ना तो वहां पर बहुत गड़बड़ होती है बच्चों की, खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एटॉमिक मासेस दिए रहते हैं। हाँ, और सोहम बिल्कुल सही भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। 0.51, 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.51 का डबल मतलब 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग कुछ बनेगा, 5.1 का डबल 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ठीक है, 0.51 का डबल 1.02 बन जाएगा। ओके, और कोई बिगिनर बॉक्स का डाउट हो तो आप भेज दो, बिगिनर बॉक्स आप कंप्लीट ही कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन 9 भी बता दो, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 इसी बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन 9, अ स्टार कन्वर्ट्स ऑल हीलियम इन इट्स कोर टू ऑक्सीजन, देन द एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई इज। तो एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी रिलीज होना चाहिए, और क्या हो रहा है कि हीलियम से ऑक्सीजन बन रहा है, तो हीलियम से ऑक्सीजन बनने के लिए कितने हीलियम के न्यूक्लियस लगेंगे एक ऑक्सीजन बनाने के लिए, ये सोचो पहले तो। चार लगेंगे, बिल्कुल सही। तो 4 heliums must be converting into 1 oxygen। ठीक है, तो इसकी क्यू वैल्यू कितनी होगी, उन्होंने मास दिया है तो 4 इंटू हीलियम का मास 4.0026 mu माइनस ऑक्सीजन का मास विच इज 15.9994 mu। ये सब mu है तो 931.5 मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन्होंने एटॉमिक मास दिए होते तब भी ये इक्वेशन सही हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों तरफ बैलेंस है, तो एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास दोनों जो है उनसे ही इक्वेशन का सही रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वो न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास है, बिकॉज जरूरत ही नहीं ऐसा लिखने की, दोनों से सही रिजल्ट आएगा। चलो हो जाएगा। एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये पूछा था पर ऑक्सीजन, तो कितना आ गया वो। और बताओ BB7 में और कोई डाउट? पहले BB7 को क्लियर करते हैं अपन, BB7 का कुछ बचा है क्या? BB8 से पहले BB7 में कुछ बचा है क्या? चलो कोई मैसेज नहीं है, सब बच्चे नो बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो BB7 तक सारे कंप्लीट अच्छे से, ठीक। अब आ जाते हैं BB8 पे। तो चलो BB8 का मेरे पास एक क्वेश्चन आया है 8। ठीक है, मैं 8 देखता हूँ, जब तक आप बाकी देखो। बताओ, two radioactive sources A and B of half-life 1 and 2 are respectively initially contain the same number of radioactive atoms। तो पहले उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है X और Y, लेकिन उनकी हाफ लाइफ अलग है, एक की 1 घंटा है, तो इसका जो लैम्डा होगा वो हो जाएगा ln2/1r
और इसका जो लैम्डा हो जाएगा y का वो हो जाएगा ln2/2r, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 hours द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वुड बी इन द रेशियो। 2 घंटे बाद पूछा है यार, 2 घंटे बाद, फर्स्ट वाले के 2 घंटे मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई। 2 हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे n0/4, इसकी 2 हाफ लाइफ हो गई। इन 2 आर 2 हाफ लाइफ हो गई x की, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/4 हो गए। y के न्यूक्लियस का नंबर क्या होगा? हाफ ही होगा, बिकॉज इसकी एक हाफ लाइफ हुई है। ये बात समझ में आई क्या? है ना? हाँ चलो, अब पूछा क्या है, देयर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिविटी का रेशो। तो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स वो होगा उसका लैम्डा विच इज ln2/1r into number of its nuclei which is n0/4। एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y वो होगा उसका लैम्डा विच इज ln2/2 into उसके न्यूक्लियाई का नंबर विच इज n0/2। एक्टिविटी का रेशो पूछा है, नाउ यू कैन टेक द रेशो, सिंपल। माधव समझ में आई कुछ बात? भैया क्या गलती हुई थी माधव? क्या आपने लेमडा बाहर लिखा था? लेमडा का ध्यान रखा था कि लेमडा अलग है? चलिए, इस बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? गलत रेशो ले लिया, ठीक है। बताइए, इस बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? BB7 का 12 आया मेरे पास, BB7 का 12 आया, BB7 का 12 अपना पूरा हो गया मॉडर्न। तो यार बिगिनर बॉक्स से सारे करो, इलस्ट्रेशन सारे करो, देन फिर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। तो कब तक कर लोगे? मैंने वो तो दे ही दिया था आपको न्यूक्लियर की एसटीपी लास्ट क्लास में। एक्सरसाइज 1 2 कर लो, अब मंडे को डिस्कस कर लेते हैं अपन, मंडे ट्यूसडे, है ना। एससीबी अपन एसीटी के बाद ही बोल रहा हूँ मैं, मंडे ट्यूसडे बोल रहा हूँ। हाँ, मंडे को छुट्टी क्यों है? हो सक बाय चांस नहीं होगी, मुझे नहीं पता, वो शेड्यूल कुछ गड़बड़ बना होगा इसलिए, है ना। ऐसा कुछ खास कारण नहीं है। चलो अभी अपन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना। BB7 का कौन सा डाउट था वो देख लेते हैं। 12 बोला था शायद। When Li37 nucleus are bombarded by proton and the resultant nuclei is Be48, the emitted particle will be। तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो कि क्या होना चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन में? Li37 पे बम्बार्ड करा, क्या बम्बार्ड करा? प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज एक, मास नंबर 1, क्या बना रहे वो लोग? Be48। तो मास नंबर देखो 7 और 1 8, 3 और 1 4, ये तो बैलेंस चल रहा है। तो ऐसा पार्टिकल निकलना चाहिए जिसपे ना तो चार्ज है ना मास है। देखो चार्ज भी ऑलरेडी बैलेंस है और मास भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऐसा पार्टिकल निकलना चाहिए जिसपे चार्ज भी नहीं है, मास भी है नहीं है, तो गामा फोटॉन होगा वो। सही है क्या? ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बताओ और कुछ डाउट? छुट्टी को लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, आज देनी थी, कल देनी थी, परसों देनी थी। ऐसे एक एक बच्चे से पूछ के देने लगे ना तो देश का कल्याण हो गया फिर तो। पता है हर बच्चे की अपनी इच्छा होती है कि मेरे को सैटरडे को छुट्टी चाहिए, मेरे को फ्राइडे को चाहिए, मेरे को मंडे को चाहिए, मेरे को ट्यूसडे को चाहिए। ऐसा पूछने लगे तो कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी काम चलेंगे, है ना। ऑफलाइन को फॉर्म गलती से भेज दिया ग्रुप पर। ऑफलाइन का फॉर्म भेजा है क्या? अभी मैंने चेक नहीं करा, देखते। डाउट बताओ पहले तो। बिगिनर बॉक्सेस BB8 का 17, BB8 का 17, चलो BB8 का 17 और देख लेते हैं।
10 grams of cobalt kept in open container, beta decay with half life 270 days. The weight of the material inside the container after 540 days will be nearly. तो यार 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा ना लगभग लगभग भाई। मटेरियल का वेट की बात कर रहे, बीटा डीके जब होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है, बहुत ही कम मास होता है, उसके निकल जाने से मास में कोई चेंज थोड़ी होना चाहिए, समझे? हाँ, निग्लिजिबल चेंज आएगा, तो इसका आंसर करीब करीब 10 ग्राम ही होगा, लिखा है क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली, तो सही है। चलो और क्या सर, BB8 एग्जाम्पल 1 2 आज कर लूंगा। अच्छा ठीक है, करिएगा। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से करिए। बिगिनर बॉक्स 8 लास्ट क्लास में मैं बोल चुका था, BB8 करके लाना है, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्स से जिसके भी डाउट है वो कंप्लीट। सर जिन बच्चों ने ऑप्टिकल पढ़ा है वो ऑप्टिक्स की क्लासेस अटेंड करे कि नहीं? करना चाहिए, आप भूल चुके होंगे, अब तक बहुत दिन हो चुके हैं, भूल गए होंगे। अच्छा अब ये बताओ कि आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ तक हो गया? आर्ग्यूमेंट e की पावर i थीटा, ठीक है। ये बताओ कि आपको ये पता है कि वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये पढ़ा क्या? यस। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस। अच्छा हो गया है, तो कुछ बच्चे नो क्यों बोल रहे हैं? मतलब अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन आर्गन प्लेन, है ना? अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। एक मिनट सर, यूलर बढ़ा दिया, एक मिनट क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ। यूलर पढ़ा दिया तो एक चीज अपन ने छोड़ी थी वो रीएक्सप्लेन, अरे वही तो कर रहा हूँ यशवर्धन, ठीक है। हाँ चलो, तो इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो y एक्सिस पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z which is x plus iy may be representing a point in the xy plane, may be representing a point in the xy plane. This vector can be represented by a complex number, ठीक है। नाउ आपने ये भी शायद अभी पढ़ लिया है कि e to the power i theta, e to the power i theta is cos theta plus i sin theta, है ना? e to the power I pi by 2, e to the power I pi by 2 is iota, यहाँ पे 90 90 देखो तो iota आ जाए। When you multiply a complex number with e to the power I theta, you are actually rotating that vector by theta angle. Z into e to the power I theta is rotation of Z by theta angle about origin. अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको थीटा एंगल घुमाकर जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z डैश, सेम मैग्नीट्यूड रखकर इसको थीटा एंगल घुमा दो, सेम मैग्नीट्यूड रखकर इसको थीटा एंगल घुमा दो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पढ़ाई क्या? ये आज ही हुआ है, बहुत ही बढ़िया, है ना? ये अगर आज ही हुआ है चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ लिया ना, मतलब ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, रोटेशन वाला नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा दिया, अभी पढ़ लिया आपने, अभी पढ़ा आपने जस्ट, तो आज के बाद बोलोगे पढ़ लिया। क्या पढ़ा? अ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विद e की पावर i थीटा इज न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर which is rotated by theta in clockwise direction about origin, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि e की पावर i थीटा में थीटा जब पाई बाय 2 डाल दो तो आयोटा बनेगा,
है ना। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं उसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं। इसका मतलब z इंटू आई इज z रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन। ऑफ कोर्स अबाउट ओरिजिन, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अबाउट ओरिजिन। ठीक, चलो अब आ जाओ एसी पर, है ना, एसी पे आ जाओ। तो एक मेरे पास रजिस्टर जो होता है उसमें एसी पोटेंशियल लगाते हैं। तो इसमें अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं तो वोल्टेज और करंट के फेजर एग्जैक्टली सेम फेज में बनते हैं। वोल्टेज और करंट के फेजर एग्जैक्टली सेम फेज में बनते हैं। और आप लिखते हो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, आप लिखते हो V इक्वल टू आई आर। सो V इज फेजर, अगर तुम हाँ ध्यान से देखो तो फेजर क्वांटिटी, फेजर इज वेक्टर, I is a phasor which is also vector, R is just a real number, R is just a real number, रियल नंबर मल्टीप्लाई करा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई एंगल का रोटेशन नहीं होता है। एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर घूमता नहीं है, ठीक है। चलो मेरे पास एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज का फेजर करंट का फेजर सेम फेज में रहेगा क्योंकि R एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अरे यार जस्ट अ मिनट, चलो सॉरी। तो एक रजिस्टर जो होता है उसकी वजह से वोल्टेज और करंट के फेजर बिल्कुल सेम रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं, एज इफ की करंट के फेजर में हमने सिर्फ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करा है जिससे वोल्टेज का फेजर उसी फेज में आ गया, ठीक है। अब बात करें अगर इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट का फेजर है उससे वोल्टेज का फेजर π/2 एंगल आगे होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि VL इज XL इंटू IL, सही बात है क्या? VL इज XL इंटू IL। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडक्टर एक्चुअली आयोटा टाइम इंडक्टर मल्टीप्लाई हो गया है करंट के फेजर में। अगर मैं इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे रिप्रेजेंट करूं, भैया ये आयोटा जो करंट है वो एक वेक्टर है, उसको भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि करंट के कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आयोटा टाइम एक्सेल मल्टीप्लाई करा है तो मुझे VL मिल गया। मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्सेल इंटू आई इज IL। अभी वेक्टर फॉर्म में मिल रहा है मुझको, मैं वेक्टर लगा रहा हूं बट आई मीन कॉम्प्लेक्स, मेरा मतलब कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं वहां वेक्टर सिंबल लगा रहा हूँ। कुछ और सिंबल क्या लगाऊं मैंने फिलहाल वेक्टर लगा दिया, सही बात है क्या? करंट के फेजर में आयोटा एक्सेल मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज का फेजर आ जाए, सही है क्या? है ना, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि कैपेसिटर का जो फेजर होता है वो निकालने के लिए करंट के फेजर में, करंट के फेजर में हम माइनस आयोटा टाइम एक्सी मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज कैपेसिटर में क्या होता है करंट और वोल्टेज में फेज अपोजिट π/2 पे रहता है, पर करंट आगे और वोल्टेज पीछे रहता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है करंट के फेजर में, जिससे वोल्टेज का फेजर क्रिएट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर अपने रजिस्टर को एक रियल नंबर मान लूं
इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, कैपेसिटर का रिएक्टेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, तो मैं इनके रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंसेस को कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मान सकता हूँ। That's a one reason to represent the impedance by letter Z. Impedance को अपन Z से represent करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं because impedance is a complex number. Impedance is a complex number. ठीक है? और impedance में जो reactance part होता है ना, वो इसका imaginary part है। आपने अभी तक complex जो impedance होता है, उसका केवल magnitude देखा है। अब देखो, जरा 2 मिनट समझना। हमने पढ़ा है एलसीआर सर्किट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों को एसी पोटेंशियल के साथ सीरीज में लगा दो। रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर होता है, इंडक्टर का रिएक्टेंस कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं अपन एक्सएलआई, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं एक्ससीआई। 3 नंबर सीरीज में, रेजिस्टेंस से सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो इनको जस्ट ऐड कर दो। इफेक्टिव इंपेडेंस आ जाएगा आर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी इंटू आयोटा। तो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी आयोटा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितने एंगल से वोल्टेज के लिए करंट को घुमा देगा। अपन लिखते हैं ना V इक्वल टू आई इंटू जेड, तो Z का एंगल कितना है, Z का एंगल कितना है, Z को लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z इंटू ई की पावर आई फाई, और फाई कितना आएगा tan फाई, वो होगा एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। यही एंगल होता है ना जिससे करंट को घुमाकर वोल्टेज आता है। समझे? हाँ, तो आई के बदले स्क्वायर होगा ना मैग्नीट्यूड में। नहीं, ये तो मैंने जेड को कॉम्प्लेक्स में लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड अच्छा यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, चलो कुछ बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही, तो बहुत मजा आ जाता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हर एसी सर्किट में आपको जब भी इफेक्टिव इंपेडेंस निकालना हो तो आपको सर्किट में देखना है कि चीजें सीरीज पैरेलल कैसे कनेक्टेड है, और उनका है ना कॉम्प्लेक्स में रेजिस्टेंसेस लिख के जस्ट ऐड कर देना है। जैसे अब मैं आपको पैरेलल का भी एक बता देता हूँ, थोड़े नोन केसेस एक बार देख लेते हैं, फिर अननोन केसेस भी देखेंगे। पैरेलल एलसीआर में जो हमने सीखा था उसको मैं डिराइव करके बता देता हूँ। पैरेलल एलसीआर में जो सीखा था उसको डिराइव कर लेते हैं अपन। याद करो, हमने पढ़ा था एक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मैंने Z निकलवाया था आपसे। अब वो Z में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके निकालता हूँ। रजिस्टर रियल नंबर होता है, इंडक्टर प्लस एक्सएल आई होता है, कैपेसिटर माइनस एक्ससी आई होता है। पैरेलल में इन्वर्स करके ऐड करना पड़ता है, तो 1/Z इफेक्टिव हो जाएगा 1/R प्लस 1/XL आई प्लस 1/माइनस एक्ससी आई। भाई जब रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनको इन्वर्स करके जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को। सही है, ये समझ में आया क्या? हाँ, अब जरा Z को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और Z का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, 1/Z का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो 1/Z इज 1/R प्लस, दोनों में आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्ससी इंटू आयोटा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्सएल इंटू आयोटा, आयोटा कॉमन ले लो, इसका मॉड निकालो 1/mod Z, ये आ रहा है रूट ओवर 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। यही बताया था मैंने आपको पैरेलल एलसीआर में 1/mod Z, याद करो। ये फिर से सीख नहीं रहे, आई एम जस्ट एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई सीरीज पैरेलल में जो हमने निकाला था वो कॉम्प्लेक्स से भी निकाल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इससे आपको समझ में आ गया, पर पैरेलल में भी एक बार सीख रहे अपन। ठीक है, चलो। हाँ, अब ये तो मैंने सिंपल जो मैंने ऑलरेडी करा रखे थे वो क्वेश्चन तुम्हें बताए, तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके कैसे इफेक्टिव Z निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया नहीं थे, क्योंकि वो है ना नॉर्मल तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि एक कैपेसिटर, उसके पैरेलल में इंडक्टर और रजिस्टर मिलके लगा दिए, ठीक है, और पूछ लिया इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी। तो रेजोनेंस कंडीशन वो होती है जब ये हमारा जो Z होता है ना, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, Z का केवल रियल पार्ट बचे, फेज डिफरेंस जीरो हो जाए, वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस जीरो, तो उसे बोलते हैं अपन रेजोनेंस कंडीशन। वो याद रखना, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वो होती है V एंड I का फेज डिफरेंस जीरो, डेल्टा फाई बिटवीन V एंड I जीरो। इसका मतलब इफेक्टिव Z हैज जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जीरो, रिएक्टेंस वाला पार्ट जीरो हो जाए, केवल रेजिस्टेंस वाला पार्ट बचे, इसलिए बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया रेजोनेंस कंडीशन क्या है बताओ, रेजोनेंस कंडीशन क्या है बताओ, ये है -XCI, ये है XLI और ये R। इस सर्किट का Z निकाल लेते चलो, तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो इफेक्टिव Z क्या आएगा बताओ, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो रहा है ना, तो 1/Z वो हो जाएगा 1/-XCI प्लस 1/R प्लस XLI। ये दोनों को सीरीज में ऐड कर लिया और जो Z आया इनका, तो इन दोनों के Z का इन्वर्स करके ऐड कर लिया। ये समझ में आया, ठीक है। Z की इफेक्टिव वैल्यू ढूंढो, 1/Z ही रहने देते, या Z जो जैसे आपकी इच्छा, फिलहाल 1/Z थोड़ा सा नहीं यार, इसको अपन Z उल्टा कर देते, चलो एलसीएम लो और उल्टा कर लो, तो न्यूमरेटर में इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -XC आयोटा R प्लस XL आयोटा, नीचे हो जाएगा R प्लस XL आयोटा -XC आयोटा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व वॉल्व करो इसे, न्यूमरेटर में ये आयोटा अंदर भेज दो, सो -XC XL आयोटा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा दूसरे तरीके से करते, रुको, ज्यादा लंबा लग रहा है मुझको इससे, रुको जस्ट अ मिनट। 1/Z इक्वल टू, यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो हो जाएगा मेरे पास प्लस आयोटा अपॉन XC, सही बात है क्या, इसमें ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये बनेगा ना, है ना। हाँ, अब सेकेंड टर्म को रेशनलाइज कर लेते हैं, चलो बिल्कुल सही, सेकेंड टर्म को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो R माइनस आयोटा XL, नीचे भी R माइनस आयोटा XL, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये बनेगा R स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर बनेगा, माइनस ही आएगा प्लस आएगा, मैं चेक कर लूं, माइनस आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, अच्छा प्लस आएगा क्या, ओ सॉरी, चलो प्लस, हाँ वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ ठीक है प्लस आएगा, प्लस आएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, सारे आयोटा वाले टर्म इकट्ठा कर लो, तो R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये रियल टर्म बच रहा है, आयोटा वाले सारे टर्म इकट्ठा करो, तो 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये टर्म अलग बच रहा है आयोटा में। मैंने पूछा कि सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, तो ये टर्म जीरो होने वाली कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी, Z का इमेजिनरी पार्ट जीरो, मतलब 1/Z का भी इमेजिनरी पार्ट जीरो, ठीक। ये समझ में आया, ये मैंने सर्किट का इफेक्टिव Z 1/Z निकाल दिया, अब Z का इमेजिनरी पार्ट जीरो, मतलब 1/Z का भी इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो इसको जीरो कर दो, अगर Z रियल नंबर है तो 1/Z भी रियल होगा, सिंपल सी बात है, तो इसको जीरो कर दो, ये आ गई रेजोनेंस कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इस क्वेश्चन में बन गई, ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए, 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये इसको इधर लाओ, थोड़ा सॉल्व वॉल्व करो, यू विल गेट कंडीशन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू XC XL, थोड़ा और सॉल्व कर दो, यू विल गेट द कंडीशन कि क्या कंडीशन होना चाहिए
ओमेगा ओमेगा निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलो, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी मेरे पास एक डाउट आया था, किसी बच्चे ने पूछा था, शायद अंशुल ने पूछा था, याद नहीं, अंशुल या निशित ने पूछा था। हाँ अच्छा, मैंने नहीं पूछा था, ओके, शायद निशित ने पूछा था। देखो एक क्वेश्चन और है, मैं बताता हूँ। आज कल परसों किसी ने पूछा, तो वो क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, उसको अपन को ऐसे कॉम्प्लेक्स से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर और वही रजिस्टर इस तरह से लगा दिए थे सर्किट में, आर और सी और आर। यहाँ कुछ पोटेंशियल का सोर्स लगाया, यहाँ वी आउट है, वो पूछ रहा था वी आउट और वी इन का फेज डिफरेंस क्या है। पूछ रहा था वी आउट और वी इन का फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस बिटवीन वी आउट एंड वी इन, उसका ग्राफ पूछा था एग्जैक्टली, है ना, ग्राफ ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वी आउट एंड वी इन वर्सेस ओमेगा। इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वी आउट और वी इन के फेज डिफरेंस का ग्राफ पूछा था। 4 ग्राफ ऑप्शन में थे, सही चूज करना था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे भाई, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मान लो। यहाँ पे तुमने कुछ पोटेंशियल लगाया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है Z1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है Z2, ठीक है। Z2 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वी आउट जो होना चाहिए वो होना चाहिए Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V1, V इनपुट। तो तुम्हें इनके बीच का फेज डिफरेंस चाहिए, तो वी आउट और वी इन का फेज डिफरेंस क्या होगा, जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढ लो बस। डेल्टा पाई मस्ट बी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढ लिया, उसको ओमेगा के टर्म में लिख लो, ग्राफ रहा बना लो, हो गया क्वेश्चन। समझे कुछ, दिस इज Z1, इनका कॉम्बिनेशन Z2, Z2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V आउटपुट है, तो Z2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस को V से डिवाइड करा, V बाय टोटल रेजिस्टेंस, Z2 का ये करंट आ जाएगा, V बाय Z इफेक्टिव, ये करंट आ गया, करंट इंटू Z2 करो तो एक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। चलो क्लियर, इज दिस क्लियर, यस, है ना। अब एसी में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके आप कर सकते हो, है ना। सर ये आर्गुमेंट वाला फिर से, हाँ मुश्किल, क्लियर मैथ्स है और क्या मुश्किल क्या है, मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसान है। तो आपको मैंने इन दोनों का फेज डिफरेंस पूछा था, फेज डिफरेंस के लिए पहले इन दोनों का रिलेशन लिखा मैंने, जो रिलेशन है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ वी इन में, उससे वी आउट बना, वी इन और वी आउट का फेज डिफरेंस होना चाहिए इसका आर्गुमेंट। एक फेजर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा फेजर बन रहा है, इसका मतलब इस फेजर में आपने इसका आर्गुमेंट से घुमा दिया उसको, इनमें फेज डिफरेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होना चाहिए, इनमें फेज डिफरेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होना चाहिए, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ढूंढ लो, वो हो जाएगा फेज डिफरेंस। अब आर्गुमेंट वगैरह ढूंढना मैथ्स इजी आपके लिए, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ये, पॉइंट है कि फिजिक्स इसमें खत्म हो चुका है, मैथ्स लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन आज रुकते हैं अब यहाँ पर, है ना। कुछ एसी का छोटा मोटा कुछ चीजें बची थी वो भी अपन ने कंप्लीट करी। अब एसी में कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, ठीक। अपना मॉडर्न भी खत्म, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क भी आपको पता है आपको क्या क्या करके लाना है, मॉडर्न की एक्सरसाइज पूरी करके लाओ, अच्छे से एचसीवी न्यूक्लियर की कंप्लीट करो। पहले अपना ऑर्डर रहेगा, अपन पहले मॉड्यूल पूरा डिस्कस करेंगे, देन एचसीवी पे जाएंगे, ठीक है। चलो
कल की आपकी रिवीजन क्लास कमल सर की लगी है तो सर ही लेंगे, मतलब फिजिक्स के लिए मैथ्स मस्ट बी स्ट्रांग। हाँ वो तो अंडरस्टूड सी बात है, फिजिक्स अच्छा होने के लिए मैथ्स तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में सर शाम को क्लास होगी कब? कल नहीं, कल शाम को भी नहीं रहेगी, सैटरडे को शाम को भी नहीं रहेगी, है ना। सैटरडे को शाम को मेरी दूसरी क्लास में थ्योरी क्लास है। नेक्स्ट वीक से देखेंगे अपन। नेक्स्ट अभी क्या मर्जिंग वर्जिंग हो रही बैचेस की, तो वो सब स्टेबलाइज होने दो फिर अपन करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है क्या? क्वेश्चन बैंक में भेज देता हूँ मॉडर्न के आपको। पहले मॉड्यूल और एससीवी पूरी कर लो फिर क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। हाँ गगनदीप, चलो आपकी बैच का तो अभी रीशफलिंग का ऐसा नहीं है, देखते अभी तक तो ऐसा नहीं है। चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।